हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, हम प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे प्रस्तावना है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी, कौन से संविधान से, कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट की थी। तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में जो है प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो प्रस्तावना को किन्होंने ऐड किया था अपने संविधान में, अमेरिका ने। ठीक है, उसके बाद अमेरिका से ही जो है हमने देखकर, ठीक है, भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को क्या करा, ऐड करा। ठीक है, कहाँ से, अमेरिका से, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, हमारे जो हमारी संविधान सभा है, ठीक है, उन्होंने जो प्रस्तावना बनाने का जो विचार है वो कहाँ से आया, अमेरिका से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हमने ये कहाँ से अडॉप्ट की है और कौन से कहाँ से इसकी भाषा ली है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से क्या होता है कि इसमें संविधान का सार होता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, पिक्चर से पहले हम उसका ट्रेलर देखते हैं ना, तो सेम वही चीज़ मान के चलो इसको। ठीक है, अगर हमें पूरा संविधान जानना है अपना, तो हम जो है उसकी पहले प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है सार होता है संविधान का एक तरीके से। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है संविधान का परिचय पत्र होता है, जिससे हमें जो है संविधान का पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, और संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो ये हो गया इसका कि भाई ये जो है एक तरीके से आईना कहा जा सकता है संविधान का। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो निम्न बातें बताती है। क्या क्या बातें बताती है हमें, प्रस्तावना जो है संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों को बताती है। अगर आपने कभी देखा हो जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या बात लिखी होती है कि हम भारत के लोग, लिखा होता है ना, हम भारत के लोग, ये बात। तो इसमें हम आ गया, यानी कि ये सब की बात कर रहा है, पूरे भारत वासियों की ये बात कर रहा है। इसमें किसी एक बंदे की बात नहीं की गई है, कुछ की नहीं बात कही गई है इसमें। ठीक है, बल्कि हम लेकर जो है ये वर्ड, हम में जो है पूरा भारत देश जो है आता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग ये होती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, क्या करते हैं कि भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, राज्य व्यवस्था वाला देश है हमारा। ठीक है, तो ये बनाने की जो हम अपने देश को कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम वाली प्रवृत्ति है। ठीक है, सब को लेकर चलने वाली साथ में। तो प्रस्तावना से जो है भारत की प्रकृति का पता चलता है। इसके अनुसार जो है भारत एक कैसा देश है, इससे हमें ये पता चलता है कि भारत कैसा देश है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है। ठीक है, तो हमारे देश के बारे में पता चलता है कि हमारा देश कैसा है। ठीक है, उसके उद्देश्यों का पता चलता है। ठीक है, प्रस्तावना से क्या पता चलता है, हमारे जो संविधान के उद्देश्य है ना, इससे हमारे उद्देश्यों का पता चलता है हमारे संविधान के। ठीक है, तो फिर आता है इसके अनुसार क्या है कि जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है संविधान के उद्देश्य है। अब हमसे कोई क्वेश्चन करने लग जाए कि जो है हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्या है हमारे संविधान की उद्देश्य। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान जो है एक स्वतंत्रता की बात करता है। हमारे मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, भाईचारे की भावना, सभी के प्रति। ठीक है,
तो ये जो है हमारे संविधान के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर आता है हमारा प्रस्तावना से जो है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का पता चलता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। कौन सी? कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये हमने जो है इस दिन हमने सिर्फ अंगीकृत किया था इसको। ठीक है, हमारे संविधान को। लेकिन ये लागू कब हुआ था पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ था, और जिसको हम क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और फिर है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए, और संविधान सभा द्वारा जो है अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो ये जो है संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि कब कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था, और 22 दिसंबर 1946 को जो है इसको अपनाया गया था। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। ठीक है, और अपनाया कब गया था? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को ये अपनाया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो है क्या क्या मुख्य शब्दों का क्रम है, मतलब कौन कौन से वर्ड शामिल किए गए हैं इसमें? तो ये देखेंगे, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुत्व, ये सब। ठीक है, और इन सब को हमने जो है एक डिटेल में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, कि हमारा जो देश है समाजवादी विचारधारा को लेकर चलता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि हमारा जो देश है भारतीय संविधान हमें क्या क्या बताता है कि इसके जरिए कि हमारा जो देश है कि किसी भी देश के जो है अधीन नहीं है, हम जो है स्वतंत्र हैं। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्वतंत्रता, समानता की बात कही गई है इसमें, अखंडता, भाईचारे की, बंधुत्व की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, अब हम एक एक जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा एक एक ये वर्ड हमने बताया था अभी कि समाजवादी कैसे है, संप्रभु कैसे है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम कि समाज, पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा संप्रभु। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है ना, तो कैसे है कि जो संप्रभुत्व का आशय देखेंगे, यानी कि अर्थ देखेंगे हम क्या है कि भारत जो है अपने आंतरिक अथवा बाहरी मामलों में, ठीक है, निस्तारण के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ठीक है, और न ही किसी अन्य देश का ये क्या करता है, डोमिनियन, यानी कि उपनिवेशक के रूप में अन्य किसी देश के शासक पर ये निर्भरता है, नहीं है। ठीक है, यानी कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से जो है दावा छोड़ सकता है। इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में एक मीनिंग जो है इसका निकाल कर बताया था कि संप्रभुता का मीनिंग ये है कि हमारा जो देश है वो किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, हमारा देश जो है स्वतंत्र है। ठीक है, एक छोटा मीनिंग आप ये इसका बना सकते हो। ठीक है, और ये जो है 1949 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए जो है ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था, और लेकिन माना था अपनी इच्छा से। ठीक है, भारत ने। फिर आते हैं समाजवादी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समाजवादी। तो ये समाजवादी जो वर्ड है ये कब शामिल किया गया था?
संविधान में, ये पहले तो नहीं था। ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? जब हमारा 42वां अमेंडमेंट हुआ था, 42वें संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो इसको जो है संविधान में ऐड किया गया था, समाजवादी वर्ड को। ठीक है, प्रस्तावना में यानी कि जिस समाजवाद का जिक्र किया गया है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, अब साम्यवादी और साम्यवादी से आपको कुछ चीज़ें याद आई होंगी कि हमने जो है जब कोल्ड वॉर पढ़ा था तो उसमें जो है साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराओं का जो है हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, और जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ, वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत देश है ये उस साम्यवादी समाजवाद की बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। ठीक है, जहाँ जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है साथ साथ मौजूद रहते हैं। और अब हम जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को खत्म करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? पहले हम ये बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का गरीबी को हटाना, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की समानता को खत्म करना। ठीक है, समाप्त करना, ये है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अब आता है कि जो साम्यवादी समाजवाद है उसमें क्या होता है। ये देखिए, ये तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद पढ़ा है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? इसमें जो है उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का जो है राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है, अर्थात मतलब राज्य के सभी संसाधनों के उत्पादन और वितरण पर केवल जो है सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, जरूरत के अनुसार सरकार जो साधनों का वितरण लोगों में करती है। यानी कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो बिल्कुल ही जो है ख़त्म कर दिया गया एक तरीके से। ठीक है, इसमें जो है सारी की सारी जो पावर होती है वो सरकार के हाथों में आ जाती है। ठीक है, सारे जो उत्पादन के साधन है, वितरण है, वो सब जो है सरकार देखती है। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद में ये बात याद रखनी है। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद में ये बात आती है। लेकिन हमारे जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहा है हमारा संविधान, तो उसमें क्या है कि ये जो है उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा और अवसर की समानता को ये खत्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, हम सबको पता है कैसे है कि ये जो है हमारा देश किसी भी एक विशेष धर्म को जो है ये मान्यता नहीं देता। ठीक है, ये सभी धर्मों को समान रखता है। ठीक है, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब किसी भी धर्म से है। ठीक है, ये मतलब भारत देश का जो है अपना एक विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, ये सभी धर्मों को एक समान मानता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? ये 25 से 28 का प्रावधान है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसी को जो है ध्यान में रखकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले जो है ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं था हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, ये कब ऐड किया गया ये याद रखना है। अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42वां अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, और जो है धर्मनिरपेक्ष को उसमें जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, इसके द्वारा जो 42वां संशोधन हुआ था। हमारे देश में जो है सभी वर्ग समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, सभी धर्म हमारे देश में एक समान है। कोई हमारा ये नहीं है कि भारत देश का एक विशेष धर्म है, नहीं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का जो है वास्तविक अर्थ देखेंगे हम, किसी एक धर्म का नहीं होना। ठीक है, अर्थात भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारतीय लोग स्वेच्छा से कोई भी धर्म जो है स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सरकार संविधान ने दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक यानी कि जनता द्वारा शासन।
लोकतंत्र का मैंने मीनिंग बताया था कि जनता का शासन, यानी कि लोक यानी कि जनता और तंत्र यानी कि शासन। तो जनता का शासन या जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो जिस लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता में निहित है। किसमें है? यानी कि शक्ति किसके पास है? जनता के पास। जनता के पास क्यों है? क्योंकि जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं उसमें जो है जनता चुनाव देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, अपनी वोट डालकर जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसलिए इसको जनता का शासन कहा जाता है। ठीक है, इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारतीय जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, जो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते और सरकार चलाते हुए जो कानूनों को वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक। ठीक है, और फिर आता है इसी को हम और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक लोकतंत्र है वो कैसा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वो जीवन शैली है जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। ठीक है, ये मान्यता किस किस को दे रही है? स्वाधीनता को, समानता को और भ्रातृत्व को। ठीक है, इनको मान्यता जो देती है वो होता है सामाजिक लोकतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को जो है दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और दूसरा गणतंत्र। ठीक है, राजशाही व्यवस्था में क्या होता है? राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन का अगर आपने जो है पढ़ा है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको पता चलेगा वहाँ पर जो है राजा रानी का जो है शासन के बारे में। ठीक है, वहाँ पर जो उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी कि मतलब जैसे पहले दादा राज करता, फिर उसका बेटा राज करता, फिर उसका बेटा राज करता, यानी कि उत्तराधिकारी ऐसे ही चलते रहते थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में ऐसा ही था। ठीक है, फिर है वही गणतंत्र में क्या होता है कि राज्य जो है प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, ये निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। ठीक है, चुनाव के द्वारा आता है। और फिर आता है गणतंत्र की विशेषताएं क्या है। गणतंत्र की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी व्यक्ति यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर, यानी कि राजा रानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर जो है लोगों के यानी कि जनता के हाथों में होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है फिर कि किसी भी जो है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है इसमें। ठीक है, यानी कि सारा जो कार्य व्यवस्था है या जो भी पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में न होकर जनता द्वारा जनता के हाथों में होती है। क्योंकि जनता के हाथों में कैसी होती है कि वो अपने जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्याय, जस्टिस। कैसे कि प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया। ठीक है, और ये तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? ये न्याय के इन तत्वों को हमने कहाँ से लिया है? जो 1917 की रूसी क्रांति पढ़ी है, 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं ये वर्ड। ये हमने जो सामाजिक न्याय पढ़ा है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये सब कहाँ से लिए हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक है, फिर आता है सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति के साथ जो है जाति, रंग, धर्म, लिंग, ठीक है, इनके आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये होता है सामाजिक न्याय। ठीक है,
कि कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, किसी भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, वो कहीं पर भी रह रहा है, कोई भी भाषा है, भाषा के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये आता है हमारा सामाजिक न्याय के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या है कि आर्थिक आधार पर भी जो है किसी कोई भी अपना काम धंधा, कोई भी रोजगार अपना रहा व्यक्ति को, कोई भी अपना काम करने की ना जो है कम आर्थिक तरीके से जो वो एक तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। और इसमें भी जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है राजनीतिक न्याय। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि कोई भी जो है जो अपनी योग्यता पूर्ण कर ले, ठीक है, वही व्यक्ति जो है अपनी योग्यता को जो पूरी करता हो वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो जो है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय भी प्राप्त है, ठीक है। फिर आता है समानता। समानता हमने डिटेल में पढ़ा भी है, मौलिक अधिकार वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ा है, ठीक है। तो समानता का क्या अर्थ है? समता का क्या अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, क्या कहलाएगा? समानता कहलाएगा, ठीक है। कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, सबको जो है एक समान जो है अवसर प्रदान किए गए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर जो है बंधुत्व आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारी प्रस्तावना में ऐड है ना ये वर्ड बंधुत्व। इसको भी जो है कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है इस वर्ड को ऐड किया गया था, ठीक है। बंधुत्व का अर्थ देखेंगे हम, क्या मीनिंग है बंधुत्व का? कि भाईचारे की भावना, ठीक है। भाईचारे की भावना जो है हमारे अंदर जो है प्रत्येक भारतवासी के अंदर जो है होनी चाहिए, मिलजुल कर रहने की, ठीक है। संविधान जो है एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना का प्रोत्साहित करता है, यानी कि हम देखेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है उसने जो है दोहरी नागरिकता दी है वहाँ के लोगों को, ठीक है। दोहरी नागरिकता कैसे? एक तो पूरी जो है कंट्री की, ठीक है, यानी कि अमेरिका का नागरिक होने की नागरिकता, ठीक है। और दूसरी दी है जिस स्टेट से वो है, ठीक है, जिस स्टेट का वो नागरिक है एक वहाँ की नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत वहाँ पर प्रचलित है अमेरिका में, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो है सिर्फ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का सिद्धांत है कि हमें सिर्फ जो है एक भारतवासी होने की नागरिकता दी गई है, ठीक है। अब जैसे हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, ठीक है, कहीं से भी हैं, वो नागरिकता हमें नहीं दी गई है, सिर्फ भारतवासी होने की हमें नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। और ये किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? भाईचारे की भावना को, ठीक है, भाईचारे की भावना को ये प्रोत्साहन कर रहा है, ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब हम देखेंगे कि महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रस्तावना की, महत्व पढ़ेंगे इसका। प्रस्तावना में जो है उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं, यानी कि उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है प्रस्तावना को पढ़कर जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, यानी कि लिखे गए हैं, जैसे कि राजनीति, आर्थिक, धार्मिक मूल्यों को का हमने जो है पढ़ा है कि क्या है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। इसमें जो है संविधान सभा की महान और आदर्श सोच जो है उल्लेखित है, लिखी गई है, ठीक है, कि कैसे जो है संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। और संविधान सभा ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। आत्मा क्यों माना है? कि संविधान ही जो है सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, इसी कोई व्यक्ति जो है संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है। और भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया था, सबसे लास्ट में जो है
प्रस्तावना को ही संविधान में ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को लास्ट में, ठीक है, शामिल किया गया था। और अब हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है, भाग ये संविधान का भाग है या नहीं ये पढ़ेंगे। कि बेरुवाड़ी संघ मामला जो हुआ था 1960 में, उसमें जो है हाई कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। किंतु जो केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती केस जब आया केरल में, ठीक है, कब आया था 1973 में, ठीक है। तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ये महसूस किया कि यह भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसने तो जो है इसको संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था प्रस्तावना को। लेकिन इसमें क्या किया गया, केशवानंद भारती मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने इसको एक इम्पोर्टेंस दे दी, ठीक है। तो फिर जो है एक और केस आया LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में कब आया था 1995 में, ठीक है, ये आया था 1995 में। और फिर जो है क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया, पुनः ये व्यवस्था कर दी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रस्तावना का जो भारतीय संविधान का एक हिस्सा माना जाता है, भारतीय संविधान का ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय।